बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। कृषि जगत से जुड़ी हुई नई नई जानकारियाँ लेकर हम आपके बीच पहुंच चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। 3 साल के अंतराल पर भूमि की मृदा का कराए परीक्षण। रंगीन मछली पालकों को पूरक सामग्री एवं मछली का किया जाएगा वितरण। मसूर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं PL 406। अब समाचार विस्तार से। 3 साल के अंतराल पर अपनी भूमि की मृदा का परीक्षण एक बार अवश्य कराएं। एक पूरी फसल चक्र के बाद मृदा का परीक्षण हो जाना चाहिए। हल्की या समस्याग्रस्त भूमि की मृदा का परीक्षण बहुत ही जरूरी है। मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के तहत रंगीन मछली पालकों को पूरक सामग्री एवं मछली का वितरण किया जाएगा। इच्छुक रंगीन मछली पालक मत्स्य अनुसंधान केंद्र शालीमार से प्रत्येक कार्य दिवस को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर निर्धारित है। किसान भाई, रबी सब्जी फसल में मटर और फ्रेंच बीन लगाने का यह उचित समय है। मटर और फ्रेंच बीन की खेती के लिए बीज को लगाने के पहले कार्बेंडाजिम दवा से उपचारित जरूर करें। इससे फसल में बीमारी कम होती है और फसल का उत्पादन बेहतर होता है। किसान भाई, रबी फसल की अगर बात करेंगे तो उसको लगाने का अक्टूबर से नवंबर का महीना है। तो उसमें जो है आगात और पछात मध्यम के हिसाब से अगर लगाएंगे तो आगात किस्मों का लगाने का समय जो है अक्टूबर के शुरुआत में है और मध्यम और पछात जो है मध्य अक्टूबर से लेके नवंबर के पूरा सप्ताह तक जो है किसान भाई जो है मटर की खेती लगा सकते हैं। और फ्रेंच बीन का भी जो है आप जो है अक्टूबर के महीना में जो है इसकी बीज बुआई करके किसान भाई जो है बीज को जब भी बुआई करें तो बीज को उपचारित करें। उसके लिए कार्बेंडाजिम जो दवा है उसका उपचार निश्चित रूप से किसान भाई करें, जिससे जो है बीमारी जो है कम लगे और आपका फसल का अच्छा उत्पादन हो। दलहनी फसल मसूर की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में PL 406, PL 639, KLS 218 लगाएं। मसूर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। आगाद खरीफ की फसल और धान काटने के बाद मध्यम जमीन में मसूर की खेती करें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित जरूर करें। धान और गेहूं की कटाई के लिए सेल्फ प्रोपेल्ड वर्टिकल कन्वेयर रीपर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक कीटों से बचाव के बारे में। किसान भाई, टमाटर फसल में 5% से ज्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो इस कीट के रोकथाम के लिए आधा मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इससे फल छेदक कीट पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां पे कृषि से जुड़ी हुई तरह तरह की नई नई जानकारियों का आपने लाभ लिया, मौसम के बारे में जाना और मंडी का कैसा रहेगा भाव वो भी जाना। अब वक्त तो चला है छोटे से विराम का। अब कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। हमारे किसान भाई अगर मटर की खेती करना चाहते हैं और मटर की खेती आप कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं कीट लग जाने से आपके फसल को नुकसान हो जाती है। हमारा जो विषय है कि मटर फसल में लगने वाले रोग एवं कीट प्रबंधन आप कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी लेने के लिए चलिए चलते हैं विशेषज्ञ के पास और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मटर फसल की कि उसमें लगने वाले रोग और व्याधि कौन कौन से हैं, उसके किस तरह से लक्षण उभर कर आते हैं और रोकथाम किस प्रकार से किसान भाई कर सकते हैं। अभी समय भी है मटर लगाने का
और इन सब तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेश कुमार। सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताइए कि प्रारंभिक अवस्था में ही वो क्या कुछ तैयारी करें कि आने वाले समय में पूरे फसल के दौरान में रोग व्याधि या कीटों से उनका बचाव हो पाए। देखिए, किसान भाई अभी जो है अगेती मटर लगा रहे हैं और सीजन का मटर, दोनों मटर जो है लगाने का अभी सबसे उपयुक्त समय है। और ऐसी जो समय है इसमें सबसे पहले जो है हम उनको बोलेंगे कि जहाँ पर भी अगर वो पहले सोलेनेसी वंश का, यानी हम कहेंगे कि आलू वर्गीय अगर वो कोई फसल लिए हों तो वो खेत को जो है कोशिश करें कि उस पर ना लें। और दलहनी वंश का अगर कोई फसल लिए हों तो उसको मान लीजिए कि छोड़ करके ही वो ये मटर लगाने के बारे में सोचे। लेकिन अगर किसी कारणवश उनको मटर लगाने की मान लीजिए कि इच्छा है या वहीं पर लगाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में मिट्टी को उपचार करना अति आवश्यक है, जिसमें जो सबसे मुख्य यहाँ का जो बीमारी है वो है उकठा बीमारी, जिसको विल्ट बोलते हैं। तो उससे कम से कम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए उनके पास मान लीजिए कि 1 एकड़ अगर उनका क्षेत्रफल है तो 100 किलोग्राम चूना उसमें हम लोग जो है उसका व्यवहार करते हैं, 100 किलोग्राम करंज खली का, और लगभग जो है 6 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर है। इसको आप प्रति एकड़ के दर से अगर दें तो कम से कम मिट्टी का जो है हम उपचार कर सकते हैं और वहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप मान लीजिए कि वैसे संस्थान से जो है प्रमाणित बीज खरीदना चाहिए जो इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित हो, उसको वो अगर खरीदते हैं उसके बाद फिर जो है बीजोपचार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ये एक दलहनी वर्ग का जो है फसल है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है हम लोग देखते हैं कि FIR सिस्टम से जो है इसमें हम लोग बीज उपचार करते हैं। तो सबसे पहले जो है फफूंदनाशक जो दवा है, आज बाज़ार में जो है जेलोरी आता है, वो 2 ग्राम प्रति केजी बीज के दर से इसको हम लोग उपचार करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि जब मान लीजिए कि फंजीसाइड से हो गया तो कीटनाशक है, तो इसमें जो है इमिडाक्लोप्रिड जो है उसका 1 ग्राम पर 1 केजी बीज के द्वारा उसको हम लोग उपचार किए। और तीसरा जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है राइजोबियम कल्चर। तो राइजोबियम कल्चर से जो है इसको हम लोग उपचार करते हैं। तो राइजोबियम कल्चर से उपचार करने के लिए पहले हमारे पास जो है उसको देखते हैं कि आप अगर हाफ केजी गुड़ है उसको 1 लीटर पानी में थोड़ा गर्म कर लिए, फिर जब ठंडा हो गया तो उसमें जो है वो आपका 200 ग्राम का जो पैकेट आता है राइजोबियम कल्चर का उसको ठंडा में मिला देते हैं, फिर उसके बाद बीज को लेपित करते हैं। अगर इस तरह से किसान भाई अगर शुरुआती इस समय अगर वो काम करते हैं तो उनका बहुत आने वाला समय में जो है रोग बीमारी से भी वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि क्या कुछ ऐसी रोग रोधी किस्में भी हैं क्या जो झारखंड के लिहाज से किसानों के लिए फलदायी हो? देखिए, रोग रोधी किस्म है, चूँकि यहाँ झारखंड में जो है हम लोग देखते हैं यहाँ सब्जी वाले मटर का ही जो है वो बेसी प्रचलन है। यहाँ पर सब्जी की ही खेती जो है लोग ज़्यादा करते हैं, दाल वाली फसल की करते नहीं। तो ऐसे में जो है अगेती फसल के लिए जो है अर्केल जो है वो किस्म को हम लोग लेते हैं, या GS10 जो है, या हम लोग पूसा प्रगति मटर बोलते हैं, बोर्नविल्ला बोलते हैं। तो ये सब जो कुछ मटर हैं वो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी रिकमेंड है और इसमें जो है रोग व्याधि ऐसे कम आते हैं। लेकिन फिर भी किसान बंधु को जो है अपने स्तर से ये कोशिश करना होगा कि हम प्रबंधन की प्रक्रिया को जो है शुरुआती स्तर से अगर करके रखें तो आगे आने वाला जो समस्या है उससे अपनी फसल को बचा सकें। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी जब किसान भाई अपने खेतों में मटर की फसल लगाते हैं तो चाहे रोग की बात करें या कीट की बात करें, अगर उनका प्रकोप हो जाता है तो खेत में अपनी फसल को देखकर वो कैसे अंदाज लगाएं कि उनके खेतों में रोग या कीट दोनों का जो है प्रभाव है? देखिए, कुछ लक्षण भी आते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब भी आप मान लीजिए कि किसान बंधु अपने खेत में वो जाएंगे, विजिट करने के लिए जाएंगे, तो उनको ये जो है देखना चाहिए कि उनका जो पौधा का ग्रोथ जो है बढ़वार प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। अगर वो सही से उसकी वृद्धि विकास नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके पास जो है पौधों में समस्या है, उसको उनको डायग्नोस करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से पहचानें कि वो फफूंद के वजह से है या कीट के वजह से है। अगर हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है कि पौधा थोड़ा सा पीला हो रहा है या उसमें जो है डलने से कहेंगे कि जो उसका हेल्दी वो अच्छा दिखना चाहिए उस ढंग का नहीं दिख रहा है और उसके पत्ते पे जो है हल्का पाउडर के रूप में जो है अगर बन रहा है, तो जनरली जब आपका जब फलन स्थिति में आता है तो उस समय पाउडरी मिल्ड्यू का जो है सबसे ज़्यादा इसमें आक्रमण देखा जाता है। तो
तो वो किसान बंधु को वो समझ में आना चाहिए कि पत्ते में, उसके तना में, फल में, सभी में जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है वो उनका वो लक्षण प्रतीत होगा और उनका उत्पादन भी कम होगा, पौधा भी जो है उसका बढ़वार नहीं होगा। ऐसे जब भी जो है अगर मान लीजिए इस तरह का समस्या देखते हैं तो बाज़ार में इसके लिए बहुत अच्छा जो है सल्फर युक्त दवा है, सल्फेक्स कहते हैं 80% के दर से, उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका अगर छिड़काव कर दें तो वो एटलीस्ट कम से कम मटर की खेती अगर जो भी किसान कर रहे हैं उनको वो दवा को जो है छिड़काव करना ही चाहिए। लास्ट के जो समय है यानी जो है आप देखेंगे कि उनको 45-50 दिन जब हो जाता है उस समय एक छिड़काव और दूसरा छिड़काव जो है करीब 65-70 दिन के बाद जो है एक छिड़काव। अगर 2 छिड़काव अगर इस सल्फेक्स का कर देते हैं तो एटलीस्ट जो पाउडरी मिल्ड्यू से एक सोच लीजिए पूरा फसल बर्बाद हो जा रहा है। मौसम अनुकूल रहने से अचानक से पूरे पौधे में फैल जाता है ये भयावह बीमारी के रूप में, तो उससे वो अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक समस्या और देखी जाती है खासकर दलहनी फसलों में और मटर में भी कि फली छेदक का भी प्रकोप होता है, जिसमें फलों में छेद हो जाता है। वो क्यों होता है, किस कारण से होता है, उसका क्या उपचार? देखिए फली छेदक जो भी दलहनी फसल हम लोग लगाते हैं उसमें फली छेदक जो है बहुत कॉमन है। इसमें हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा जो आक्रमण होता है वो है मारूका, एक कीट है उसका आता है, या हम लोग देखते हैं हेलिकोबर्पा। ये दोनों जो है फली छेदक है और मटर में भी जो है हेलिकोबर्पा का बहुत ज़्यादा इसमें आक्रमण देखा जाता है और ये एक्चुअली नॉक्टुडर्नल है, रात में सक्रिय होता है और वो छेद करके जो है उसमें बोरन में जो दाने हैं वो दाने को खा जाता है। तो दाना जब अगर मान लीजिए उसका ख़त्म हो गया, खा गया, तो फिर उसके बाद जो है वो मटर का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ उसका जो है मुख्य रूप से वो बनेगा नहीं। तो हम लोग को किसान बंधु को ये चीज़ देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो है हम फली छेदक कीटों को वो प्रबंधन करें। तो इसके लिए जो है आपके पास अगर गंध पास फंदा है तो उसको हम लोग लगा सकते हैं आप अपने खेत में। एटलीस्ट जो है 1 एकड़ है तो 10 गंध पास फंदा अगर लगा दें तो वो आप उसको बचा सकते हैं। या आपके पास जो है फुलवेंडामाइट फेम करके आता है, उसका जो है वो 4 लीटर पानी में 1 ml के दर से उसका छिड़काव कर सकते हैं। या आपके पास जो है कोई भी उस ढंग का मान लीजिए कि नीम निर्मित दवा है, उसको भी आप जो है अगर छिड़काव करते हैं 5 ml के दर से, तो ये जो है तमाम चीज़ है अगर किसान बंधु करें तो वो फल छेदक कीटों से बचा सकते हैं और उनका फल जो है गुणवत्ता युक्त मिलेगा। अब चूँकि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है तो राय सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या अंतर्वर्षीय या दूसरे फसलों को भी मटर के साथ में अगर समायोजित करते हैं तो रोग और कीट दोनों पर नियंत्रण हो सकता है क्या? देखिए कुछ हद तक जो है इसको हम लोग देखते हैं कि अंतर्वर्तीय फसल के साथ लगाते हैं, चाहे बॉर्डर क्रॉप के रूप में अगर हम लोग इसको सरसों लगा देते हैं तो इसमें एफिड जो है वो उसमें जो माहू कीट है उसमें आकर्षित होता है और जो हमारे फसल में एफिड का आक्रमण होता है वो जो है उसका नहीं होगा और हमारी फसल बच सकती है। तो अंतर्वर्गीय फसल चूँकि ये झारखंड है, यहाँ पर सोल क्रॉप ज़्यादा लगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गोभी वर्गीय या इसको जो है मटर वर्गीय जो है उसके साथ आप क्रूसीफेरी जो फैमिली है उसको लगाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है कि मटर फसल में आप जो कीट और रोग है उससे कैसे नियंत्रण पा सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं अपनी फसल का और अपने उत्पादन को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे किसान भाई सब्जी फसल की खेती सालों भर करते हैं, लेकिन अगर सब्जी फसल की खेती अगर नई तकनीक के साथ करेंगे तो मुनाफा बहुत ही अच्छा होने वाला है। जी हाँ, हमारा विषय है कि सब्जी फसल की खेती नई तकनीक के साथ आप कैसे करेंगे, किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखेंगे ताकि आपको लाभ मिल सके। आज हम जानेंगे कि नई तकनीक से सब्जी उत्पादन कैसे करें और इसमें प्रोट्रे, ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग कैसे करें। इस बारे में विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के तौर पे डॉक्टर रविंद्र कुमार। जैसा कि जाना जाता है कि झारखंड जो है सब्जी उत्पादन में अव्वल नंबर पे आता है और ऐसे में सब्जी उत्पादन में नई नई तकनीकें आ रही है, तो वो नए नए तकनीक कौन है और इससे जो हमारे किसान भाई हैं वो सब्जी कैसे उत्पादन करें। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा रांची जिला और झारखंड राज्य है ये सब्जी की खेती के लिए विशेष रूप से हर जगह जाना जाता है और पहचाना जाता है। सब्जी की खेती यहाँ प्रमुखता से की जाती है, जिसमें कि बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती है जिसमें पहले हम नर्सरी में उसका बिचड़ा तैयार करते हैं और फिर उसकी मुख्य खेत में रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, जो परंपरागत तकनीक है, परंपरागत जो तरीका है नर्सरी उत्पादन का, जिसमें हम क्यारी बना के उसमें नर्सरी उत्पादन करते हैं और फिर उसकी रोपाई करते हैं, तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का हमारे किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है, जिसमें मृदा जनित विभिन्न प्रकार की बीमारियां
पर्यावरण का वातावरण का असमय परिवर्तन, ये सब किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है बिचड़ा उत्पादन में। इन समस्याओं को देखते हुए जो हमारी एक आधुनिक तकनीक है नर्सरी उत्पादन की, वो प्रो ट्रे तकनीक है, जिसमें एक ये काले रंग की ट्रे होती है प्लास्टिक की बनी हुई, जिसमें कुछ छोटे छोटे आकार के कई खाने होते हैं और इसमें हम प्रत्येक खाने में एक बीज डालते हुए इसमें नर्सरी उत्पादन करते हैं। किसान भाइयों, ये एक मृदा रहित तकनीक है जिसमें मृदा का उपयोग नहीं होता है। इसके अंदर हम कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं मीडिया के रूप में, जिसमें हम बीज डालते हैं और नई जो पौध होती है वो तैयार करते हैं। तो मृदा जनित जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें जो मुख्य बीमारी होती है जो आर्द्र गलन होती है और जिसे हम बिचड़ा गलने वाली समस्या भी कहते हैं, इसका हमारे किसान भाइयों को सामना नहीं करना पड़ता है और स्वस्थ बीज उत्पादन होता है। चूँकि प्रत्येक खाने में इसमें जो हमारे कोकोपिट वर्मी कंपोस्ट की मात्रा है वो समान रहती है, तो और सभी जो प्रत्येक खाने में जो वातावरण मिलता है हमारे बीज को, नए तैयार बिचड़े को, वो समान मिलता है। तो इसमें एक समान वृद्धि होती है, जड़ों का विकास अच्छा होता है और जो हमारी पौध तैयार होती है वो परंपरागत विधि जो क्यारी विधि है उसकी तुलना में ज़्यादा बेहतर तैयार होती है। और इसमें चूँकि जो एक समस्या आती है किसान भाइयों को ट्रांसप्लांटिंग के टाइम में, जब वो बिचड़े को उखाड़ते हैं तो उसमें जो जड़ होती है उसमें क्षति पहुंचती है, परंतु इस विधि में, प्रो ट्रे विधि में, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है और इसमें जब हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए या रोपाई के लिए बिचड़े को निकालते हैं तो उस समय भी बिचड़े में जो जड़ होती है बिल्कुल भी क्षति उसमें नहीं होती है। तो पौध जो स्थापित होते हैं उसमें भी कम समय लगता है और अच्छी प्रकार से पौध स्थापित हो जाती है, जिससे हमारी उपज भी अच्छी तैयार होती है। जी, लेकिन अब बात आई है कि नई तकनीक की जब हम बात करते हैं तो किसान भाई के खेत कम है लेकिन मल्चिंग का प्रयोग वो करना चाहते हैं, तो क्या इस तरह से जब नर्सरी तैयार करेंगे तो मल्च में जब डालते हैं तो उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है? किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में पानी की बहुत ज़्यादा किसान भाइयों को समस्या देखने को मिलती है और पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है खेती में, जो कि सीधे सीधे हमारी उपज के ऊपर और किसान की आमदनी के ऊपर सार्थक प्रभाव डालता है। जब हम पानी की बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई पद्धति, जिसे टपक सिंचाई पद्धति भी कहा जाता है, एक बहुत ही उन्नत और आधुनिक तकनीक होती है। इसके साथ ही साथ जब हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो इस दोनों ही पद्धतियों का हम अगर साथ में प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो इसमें न सिर्फ खरपतवार का अच्छी प्रकार से नियंत्रण होता है, क्योंकि मल्चिंग क्या करती है, वो इसे पलिवार भी कहते हैं, ये ज़मीन के ऊपर एक आवरण के रूप में काम करती है। ये प्लास्टिक की भी हो सकती है और जैविक मल्चिंग भी हो सकती है। जो प्लास्टिक की बाज़ार में उपलब्ध होती है मल्चिंग, जो एक तरफ काली और एक तरफ सिल्वर कलर की होती है, ये प्रमुखता के साथ प्रयोग की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो ज़मीन के अंदर मॉइस्चर बना रहता है, मॉइस्चर जो होता है वो रिटेंशन अच्छा होता है और कम पानी में ही अच्छी उपज हो सकती है। दूसरी चीज़ है, खरपतवार का हमारा समुचित नियंत्रण होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो खरपतवार होती है हमारी मुख्य फसल के साथ उसकी प्रतियोगिता होती है। जो भी संसाधन हम अपनी मुख्य फसल के लिए या खेती में प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो खाद हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अन्य आदान हो, उन सब का जो हमारा जो उद्देश्य होता है वो मुख्य फसल में देना होता है। जबकि अगर खरपतवार का समुचित प्रबंधन नहीं करते हैं तो मुख्य फसल को जो प्राप्त होने वाली आदान होते हैं उसका काफ़ी हद तक भाग हमारी खरपतवार लेने लगती हैं और जो कि हमारी उपज पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालती हैं। तो अगर हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो इन खरपतवारों का नियंत्रण हम समुचित रूप से कर सकते हैं और हमारा जो भी आदान हम दे रहे हैं उसका पूर्ण रूप से हमारी जो मुख्य फसल है उसके द्वारा उपयोग किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि झारखंड के किसानों की अगर बात करें तो यहाँ ज़मीन उनके कम है और सब मंझोले या छोटे तरह के किसान हैं, तो ऐसे में मल्चिंग करना कितना बेहतर होगा और मल्चिंग के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई अनुदान भी है? किसान भाइयों, अगर हम ड्रिप की बात करते हैं, मल्चिंग की बात करते हैं, तो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही द्वारा इसमें अनुदान जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान को केवल एक जिला कृषि पदाधिकारी के हैं या जिला उद्यान पदाधिकारी के ऑफिस में जाके उन्हें आवेदन देना होता है और अनुदानित मूल्य पे ये दोनों ही चीज़ें हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ड्रिप की अगर हम बात करते हैं तो ये सब्सिडी पे उपलब्ध कराई जा रही है किसानों को। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इसमें चूँकि हमने जैसा बताया कि झारखंड राज्य में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो जो भी किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं या संरक्षित संरचना के अंदर भी खेती करना चाहते हैं, चाहे वो सब्जी की खेती हो, इसके अलावा चाहे फूलों की खेती हो, इसके लिए भी ड्रिप हमारी राज्य सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई पद्धति उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है
कि जो पानी होता है वो सीधे सीधे जो पौधे की रूट जोन में ही जाता है, जबकि हमारी जो परंपरागत फ्लड सिंचाई की विधि होती है जिसमें हम पूरा खेत में पानी छोड़ देते हैं, उसमें ना सिर्फ बहुत अधिक मात्रा में पानी लगता है बल्कि पानी जो मुख्य फसल में जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा जाता है। और कई बार अगर जल निकास की उत्तम व्यवस्था किसान भाई द्वारा नहीं की जा रही है तो उससे अन्य प्रकार के रोग बीमारी जो जल जमाव की स्थिति कारण होती हैं वो भी देखी जाती हैं। तो किसान भाइयों, अगर हम समुचित अपने जल संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं तो ड्रिप सिंचाई पद्धति का अवश्य उपयोग करें। इसमें सबसे अच्छी बात, जैसा हमने बताया, कि रूट जोन में सीधे पौधा जाता है, जो पानी होता है जाता है, और जितनी पौधे को आवश्यकता है उतना ही पानी जाता है। इसी के साथ साथ इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जल में घुलनशील जो हमारे उर्वरक हैं वो भी किसान भाई हमारे उपयोग कर सकते हैं, और ये दोनों ही संसाधन बहुत ही कीमती हैं। अगर हम उर्वरकों की बात करते हैं तो अच्छा खासा हमारे किसान भाइयों का जो पैसा होता है खेती में वो उर्वरकों के रूप में भी हमारी खेती में लगता है। तो उर्वरकों का अगर सही हम दक्षतापूर्वक उपयोग करना चाहते हैं, अगर हम उसको परंपरागत तरीके से मिलाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की क्षति भी होती है। जितना हम मात्रा पौधे में दे रहे हैं उतनी हमारे पौधों को प्राप्त नहीं हो पाती है। जबकि अगर जल में विलेय उर्वरकों का हम ड्रिप सिंचाई के माध्यम से फर्टिगेशन तकनीक द्वारा अगर हम उपयोग करते हैं तो सीधे पौधे की जड़ में जाता है, कम मात्रा में खाद की हमारी आवश्यकता होती है, और जो इनकी जो दक्षता होती है, उपयोग दक्षता भी अच्छी हमारे किसान भाई को प्राप्त होती है। इसके हम थोड़ा सा एक चीज़ ज़रूर किसान भाइयों को कहेंगे कि जब भी हम कोई भी खेती करने जा रहे हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति को हम अपने यहाँ उपयोग में ला रहे हैं, तो उसके लिए समय समय पे हम सॉइल की, मतलब कि मिट्टी की जांच और पानी की जांच अवश्य कराते रहें, क्योंकि इन दोनों की ही जांच आवश्यक होती है। विशेष रूप से अगर हम ड्रिप सिंचाई पद्धति में जा रहे हैं तो उसका रखरखाव भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इन दोनों की ही हम जांच कराते रहते हैं और जल में विलेय, जो जल में घुलनशील उर्वरक होते हैं, केवल उनका उपयोग करते हैं तो ना सिर्फ हमारी जो लागत होती है खेती की उसमें कमी आती है, खरपतवारों का विशेष रूप से नियंत्रण, अच्छी प्रकार से नियंत्रण हो जाता है, बल्कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको उपज भी अच्छी मिलती है और गुणवत्तापूर्ण उपज मिलती है, और हमारे किसान भाइयों की आमदनी भी जो है वो अच्छी, उसमें भी इजाफा होता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने नई तकनीक के बारे में कितनी अच्छी और विस्तृत जानकारी दी। अब के अगर आपके पास कम ज़मीन भी है तो यह तकनीक को अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो अच्छा उत्पादन होता है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होती है। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखा किसान भाई, हमारे विशेषज्ञों ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी जो आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाली है। तो इन जानकारियों के साथ अगर आप खेती करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम यहीं पे, यानी आज का अंक समाप्त होने वाला है। लेकिन आज का अंक आपको कैसा लगा, इसके लिए आप हमें खत लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए हमारा पता, तो नोट कीजिए हमारा पता कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ आप खेतों में काम करते हुए भी कभी भी हमारा कार्यक्रम कहीं भी देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। साथ ही साथ आप फेसबुक में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर होगी बहुत जल्द मुलाकात नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।